हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज मैं आपके लिए एक मास्टर वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लास्ट 3 चैप्टर जो आपके सिलेबस के हैं उन सभी को एक वीडियो में ही कवर करेंगे। तो आज वाली वीडियो में हम कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे पहले इसको देखते हैं। चैप्टर 17 हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 18 गवर्निंग और सेल्फ। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 19 द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, हम 3 चैप्टर को हम एक ही वीडियो में लर्न करेंगे। सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और बैक एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपको प्रोवाइड कर दी है मैंने सिर्फ एक वीडियो में। तो ये हमारी मास्टर वीडियो होने वाली है। मास्टर इसलिए कहा इसको क्योंकि इसमें हमने 3 चैप्टर एक साथ कवर करनी है। इसी तरह मैंने इसके बाद वाले 3 चैप्टर की, उसके बाद वाले 3 चैप्टर की, ठीक है, 3 वीडियो में पूरे का पूरा आपका सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा देना है। तो आपने जस्ट इसको वॉच करना है, अभी वॉच करो। जब पेपर है, एग्ज़ाम है, तो उससे पहले भी आपने एक दिन 2 दिन पहले ज़रूर वॉच करके जाना है वीडियो को, ताकि आपको पेपर में आसानी हो। हाँ जी, तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। तो थोड़ा सा आज जल्दी चलेंगे, ठीक है, थोड़ी स्पीड से चलेंगे क्योंकि काफ़ी सिलेबस है इनमें, वो कवर करना है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, क्लास 5th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर 17 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले गेट सेट आ जाता है, इसको कवर करते हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सारी की सारी वीडियो जो है आपकी ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लेती है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। हाँ जी, कहता है कि राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स में से हमने वर्ड चुनने हैं और करेक्ट कॉलम में लिखने हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट आ गया इस तरफ, तो इस तरफ हमारा कम्युनिकेशन आ गया। तो सबसे पहले कोच, पैसेंजर, ठीक है, कोच, पैसेंजर और टोल। ठीक है, कोच, पैसेंजर, टोल हमारा ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट से संबंधित है सारे। ठीक है, तो इधर हमारा कम्युनिकेशन, मैसेजिंग आ गया हमारा, जो मैसेज आ जाते हैं। ऑडियो वीडियो, ठीक है, ऑडियो वीडियो भी इसी में आ जाती है। और स्टैंप, जो आपकी मोहरें होती हैं, ठीक है, लगी होती है, स्टैंप लगी होती है ना उसके, जो हमारे लेटर्स होते हैं उनके ऊपर भी लगी होती हैं, तो वो हमारी इसमें आ जाती है। हाँ जी, तो आगे चेक पॉइंट आ गया, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स है। तो फर्स्ट आ गया हमारा, कहता है कि द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्टेड काबुल एंड न्यू दिल्ली। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड आ गया, कहता है कि द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन फ्रॉम, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन फ्रॉम मॉस्को टू व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मॉस्को टू व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कहता है कि थर्ड, इन द इंडियन ओशियन हैज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। तो ये फॉल्स है हमारा, इंडियन ओशियन बिजिएस्ट सी रूट नहीं है वर्ल्ड का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ आ गया, कहता है कि द वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, द वेस्टर्न यूरोप हैज़ ए डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट। ठीक है, तो कहता है कि जो वेस्टर्न यूरोप है हमारा, वहाँ पे डेंस है, घना जिसको बोल देते हैं ना। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में हवाई मार्ग का घना नेटवर्क है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। हाँ जी, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कहता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड काबुल और नई दिल्ली, काबुल को नई दिल्ली से जोड़ता है। ठीक है, काबुल और नई दिल्ली को जोड़ता है, तो ये हमारा फॉल्स था। उसके बाद मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक ट्रांस साइबेरियन रेल चलती है, तो ये हमारा ट्रू था। उसके बाद कहता है कि हिंद महासागर में दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ कहता था कि पश्चिमी यूरोप में हवाई मार्ग का घना नेटवर्क है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। क्लियर है। हाँ जी, तो ये पार्ट आ गया आगे। टिक द करेक्ट आंसर, कहता है कि व्हाट डज लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड, इंक्लूड होता है शामिल। ठीक है, तो कहता है कि
व्हाट डज लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड, इंक्लूड होता है शामिल होना, ठीक है। भूमि परिवहन में क्या शामिल है, तो क्या शामिल है इसमें, मीन्स की जमीन के ऊपर चलने वाले साधन इसमें आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट में एयर आ गया, तो एयर की तो बात हमने करनी नहीं, दूसरे में वाटर आ गया, तीसरे में एयर और वाटर आ गया, तो ये तीनों के तीनों क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो कई बार क्या क्वेश्चन होता है कि उनको हमने देखना होता है, क्रॉस करके बाहर निकाल देना होता है ऑप्शन में से, ठीक है। तो यहाँ पे एयर को हमने पकड़ लिया, यहाँ पे हमने देखा कि वाटर आ गया, तो इसको पकड़ लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे एयर और वाटर है, तो ये इनकी हम बात कर ही नहीं रहे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जमीन के ऊपर चलने वालों साधन की, ठीक है। तो वहाँ पे रोडवेज और हमारा रेलवेज आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है कि विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, कहता है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो यूएसए है, आंसर विल बी यूएसए। तो यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। हाँ जी, तो थर्ड आ गया, कहता है कि विच टू सीज डज द सुएज कैनाल ज्वाइन, ठीक है। तो कौन से दो सी है जिनको सुएज जो कैनाल है ज्वाइन करती है, ठीक है। तो सुएज नहर किन दो समंदरों को मिलाती है आपस में, तो ये मेडिटेरियन सी एंड रेड सी आंसर आ जाएगा हमारा, सी विल बी राइट आंसर, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। हाँ जी, इसको भूमध्य सागर और लाल सागर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भूमध्य सागर और लाल सागर कहते हैं। तो फोर्थ आ गया, फ्रॉम वेयर कैन वी सेंड अ पार्सल थ्रू स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो कहता है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम पार्सल कहाँ से भेज सकते हैं, तो आंसर विल बी अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो आंसर क्लियर है इसका, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे हमारा आ गया है मैच द कॉलम, ठीक है। तो मैच द कॉलम आ गया है। फर्स्ट आ गया हमारा स्टीम इंजन, हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखे हैं ऑलरेडी, तो स्टीम इंजन ई आंसर आ जाएगा आपका। जेम्स वाट, ठीक है। तो ये स्टीम इंजन की खोज जो थे जेम्स वाट थे, उन्होंने की थी। तो एरोप्लेन की बात कर लें, तो एरोप्लेन की खोज जो थी राइटर ब्रदर्स ने की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट की थी उन्होंने, सबसे पहले इन्होंने राइटर ब्रदर्स जो है इन्होंने एरोप्लेन को उड़ाया था। तो टेलीफोन, तो टेलीफोन की एग्जलैंडर ग्राम बेल, तो ये आ जाएगा एग्जलैंडर ग्राम बेल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आ गया हमारा रेडियो, तो गुग्लिमो मार्कोनी, इसको क्या बोलेंगे, गुग्लिमो मार्कोनी, ठीक है। इन्होंने रेडियो की खोज की थी। टेलीविज़न की बात कर लें, तो जॉन लागी ब्रेड, ठीक है। तो जॉन लागी ब्रेड, ठीक है, इन्होंने टेलीविज़न की खोज की। तो आगे हमारा आ गया सी पार्ट, तो क्वेश्चन आंसर आ गए हमारे। फर्स्ट आ गया, कहता है कि वाई डू वी नीड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो कहता है कि हमें परिवहन की एक कुशल प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, हमें परिवहन की एक कुशल प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, तो ये क्वेश्चन में से लिया हुआ है, देखिए यहाँ से, वी नीड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट टू, फिर से देखो, वी नीड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट टू, ठीक है। तो कहता है कि हमें परिवहन की एक कुशल प्रणाली की आवश्यकता है, ठीक है। टू टेक पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। क्यों आवश्यकता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। उसके बाद टू टेक रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है आपका कच्चा माल, ठीक है। तो कच्चा माल कैसे, जैसे सपोज शुगर, शुगर बनती है, शुगर किससे बनती है, शुगर केन से बनती है, तो शुगर केन क्या हो गया, कच्चा माल हो गया उसके लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया। कहता है कि टू टेक रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज, ठीक है। तो अब रॉ मटेरियल शुगर बनानी है, तो रॉ मटेरियल हमने लेके जाना पड़ेगा ना, मीन्स की शुगर केन वहां पे पहुंचाना पड़ेगा फैक्ट्री में। एंड फिनिश्ड गुड्स टू मेक मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बाद जब वस्तु बन जाती है, मीन्स की चीनी बन गई है, ठीक है, तो उसको मार्केट में पहुंचाना, ठीक है। तो ये भी तो एफिशिएंट सिस्टम ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा, तभी पहुंचाएंगे ना, ठीक है। तो अब क्लियर है, टू टेक रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, पहले रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री एंड उसके बाद फिनिश गुड्स टू द मार्केट, क्लियर है।
पहले टू द फैक्ट्री एंड उसके बाद फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट। पहली फैक्ट्री में जाएगी, उसके बाद फिर से दोबारा से वह वस्तुएं कहां पे पहुंचेगी, मार्केट में। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ गया, वाई आर वाटरवेज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कहता है कि जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्यों है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये सबसे सस्ता होता है, क्यों होता है। तो आंसर आ गया, कहता है कि दिस इज बिकॉज अनलाइक रोड्स एंड रेलवेज, दिस इज बिकॉज अनलाइक रोड्स एंड रेलवेज वाटरवेज रिक्वायर नो रोड्स और ट्रैक्स। ठीक है, ट्रैक वो रेल जिस पे चलती है उसको बोलते हैं। ठीक है, कहता है कि ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सड़कों और रेल के विपरीत, ठीक है, सड़कों और रेल के विपरीत जल मार्गों के लिए सड़कें या पटरियों की आवश्यकता नहीं होती। क्यों ऐसा है कि वह सस्ता होता है। देखो, अगर सड़क बनेगी उनके ऊपर गाड़ियां चलेगी, अगर ट्रैक बनेगा उसके ऊपर रेल चलेगी, तो इसको तो ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए उनसे सस्ता होता है। ठीक है, कहता है कि ओनली पोर्ट्स आर नीडेड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। कहता है इनको सिर्फ पोर्ट्स चाहिए। पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह होती है, बंदरगाह चाहिए जहां से वस्तुओं को इनके ऊपर लोड किया जा सके और अनलोड किया जा सके उनसे वस्तुओं को। एक बंदरगाह है, वहां से हमने वस्तुओं को लोड कर दिया, आगे जहां पे जाना है वहां पे भी बंदरगाह होगी, वह उन वस्तुओं को उतार लेंगे, उससे कई और चीज फिल करके भेज देंगे, वो हमारे पास आएगी, उसके बाद हम इनको इधर वाली बंदरगाह के ऊपर उसको उतार लेंगे। तो ये काम होता है। 10 वाटरवेज आर द चीपेस्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कहता है कि इस प्रकार जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है, क्योंकि इसको ना तो ट्रैक की आवश्यकता होती है, ना इसको सड़क की आवश्यकता होती है, इसीलिए सस्ता होता है। हाँ जी, आगे कहता है कि हाउ हैज द सुएज कनाल रिड्यूस ट्रेवल टाइम बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच में सुएज नहर ने यात्रा को किस तरह कम कर दिया है। ठीक है, कितना आगे पहले बहुत समय लगता था यात्रा करने में, तो समय कितना कम हो गया है। तो कहता है कि देखिए आंसर आ गया, तो द स्वेज कैनाल, ठीक है, ज्वाइन द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। ठीक है, तो कहता है कि स्वेज जो नहर है ना, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिला देती है। ठीक है, ज्वाइन कर देती है दोनों को। दिस हैज एनेबल शिप टू गो फ्रॉम एशिया टू यूरोप इजिली। तो कहता है कि ये इनेबल बना दिया है, ठीक है, जो शिप है एशिया टू यूरोप इजिली आसानी से चले जाते हैं विदाउट गोइंग अराउंड द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका। मीन्स की साउथर्न टिप ऑफ है ना अफ्रीका का, वहाँ जाए बिना। ठीक है, तो एक बीच में से रास्ता निकाल दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है उसमें बताया हुआ है मैप के माध्यम से। ठीक है, तो वो एक बार आपने ज़रूर देख लेना है, उससे आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। कहता है कि सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। ठीक है, इससे अफ्रीका और दक्षिणी सिरे के आसपास जाने के बिना, ठीक है, अफ्रीका के जो दक्षिणी सिरा है ना, वहाँ जाए बिना ही आसानी से एशिया से यूरोप जाने का मार्ग मिल गया है। ठीक है, तो उस मार्ग से अब आसानी से पहुंच जाते, कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है, अब उस नहर बनने से ये टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वट डू यू नीड टू सेंड और रिसीव एन ईमेल। कहता है कि व्हाट डू यू नीड टू सेंड अ सेंड और रिसीव एन ईमेल। ठीक है, तो कहता है कि ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो टू सेंड और रिसीव एन ईमेल वी नीड ए डिवाइस सच एज। तो क्वेश्चन में से लिया हुआ है, यहाँ से देखिए, कहता है कि टू टू सेंड और रिसीव एन ईमेल। ठीक है, तो ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वी नीड अ डिवाइस सच एज। तो कहता है कि हमें कुछ उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे
कौन कौन से उपकरण चाहिए, डिवाइस चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अ लैपटॉप कंप्यूटर, हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो, इनके द्वारा ही हम भेज सकते हैं ना। तो फर्स्ट आ गया हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, जो आपका टेबल के ऊपर रखा होता है कंप्यूटर, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोल देते हैं। ठीक है, लैपटॉप, अ टैबलेट और अ स्मार्टफोन, यहाँ आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, टैबलेट भी हो सकती है, ठीक है, टैबलेट पता है ना फ़ोन की तरह होती है, और स्मार्टफोन, या आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। एन ईमेल अकाउंट, और आपका ईमेल अकाउंट भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या टैबलेट है, आपका ईमेल अकाउंट ही नहीं है, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है, तो आप ईमेल कैसे सेंड कर पाओगे? तो एन ईमेल अकाउंट होना चाहिए आपका, एन इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, तभी आप ईमेल रिसीव कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स यूजफुल टू अस? तो कहता है कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं। ठीक है, आंसर आ गया, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स मेक अबाउट द डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ और कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। कहता है कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में और दुनिया भर में घटनाओं, जो जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट हुई है संसार में, ठीक है, क्या घटना हुई है, इन सभी के बारे में हमें न्यूज़पेपर या मैगजीन जानकारी देती है इनके बारे में। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन मेक अबाउट द डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या कुछ घटित हो रहा है, उनके बारे में सारी जानकारी इनसे मिलती है। तो डी, हाँ जी, तो डी आ गया थिंक एंड आंसर। ठीक है, तो सोचो और जवाब दो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है आपका एक। टेलीविजन एंड रेडियो आर मोर पॉपुलर देन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, व्हाई? कहता है कि टेलीविजन और रेडियो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो क्यों, रीजन बताना है हमने। कहता है कि टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम, मीडियम हो गया माध्यम, विच यूज बोथ साउंड एंड साइट, साइट दृश्य हो गया आपके, साउंड आवाज होगी, टू इम्पार्ट, इम्पार्ट होता है प्रदान करना या देना, नॉलेज एंड प्रोवाइड इंटरटेनमेंट। ठीक है, टेलीविजन इज एन ऑडियो वीडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल, विजुअल जिसको हम देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल जो हमें दिखाई भी देता है और हमें सुनाई भी देता है, विच यूज बोथ साउंड्स एंड साइट टू इम्पार्ट नॉलेज एंड प्रोवाइड इंटरटेनमेंट। हाँ जी, कहता है कि जो टेलीविजन है ना, टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल माध्यम है। ठीक है, ऑडियो विजुअल माध्यम में, ऑडियो विजुअल मीन को जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कहता है कि जो ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, जो ज्ञान प्रदान करता है और मनोरंजन प्रदान करता है। ठीक है, ज्ञान प्रदान करना या मनोरंजन प्रदान करने के लिए ध्वनियों और दृश्यों का उपयोग करता है। ध्वनि हो गई जिसे हमें आवाज सुनाई देती, दृश्य जिसको हम देख सकते हैं, ये हमें प्रदान करता है। कहता है कि रेडियो इज एन ऑडियो मीडियम, रेडियो इज एन ऑडियो मीडियम विच इंटरटेन्स एज वेल एज एजुकेट्स पीपल। हाँ जी, तो कहता है कि जो रेडियो है ना, जो रेडियो है एक ऑडियो माध्यम है जो मनोरंजन के साथ लोगों को शिक्षित भी करता है। ठीक है, शिक्षा के प्रति जानकारी भी देता है। देखो ये ऑडियो विजुअल हो गया, ये सिर्फ ऑडियो होता है, रेडियो आप सभी को ही पता है। तो कहता है कि बोथ टेलीविजन एंड रेडियो हैव द एबिलिटी टू रीच पीपल क्विकली एंड इफेक्टिवली। तो कहता है कि टेलीविजन और रेडियो दोनों में लोगों तक जल्दी और प्रभावी रूप में पहुंचने की क्षमता होती है। ठीक है, देखो आपके पास रेडियो और टेलीविजन आप सीधा घर बैठे ऑन करते हो तो सारी न्यूज़ अपने पास अपने आप चलने लग जाती है, जबकि न्यूज़पेपर वाला पहले आएगा, उसके बाद वो घर में आपको न्यूज़पेपर पकड़ा के जाएगा। सपोज जिस दिन बारिश होगी तब क्या होगा, ठीक है, वो लेट भी हो सकता है, पर टेलीविजन वैसे ही आपका चलता रहेगा। कहता है कि सो टेलीविजन एंड रेडियो आर मोर पॉपुलर देन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन,
तो कहता है इसलिए टेलीविज़न और रेडियो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। तो ये सारा मैंने क्वेश्चन में से लिया हुआ है, इसको एक बार आपने दोबारा से देख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, इनको देख लेते हैं। कहता है कि विच इज़ द फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन का सबसे तेज और महंगा साधन कौन सा है? ठीक है, हम सभी को पता है कि सबसे तेज तो एयर ट्रांसपोर्ट ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। जो हवाई ट्रांसपोर्ट है, वायु परिवहन आ जाता है इसमें, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ रोड्स कवर द होल कंट्री। तो कहता है कि पूरे देश में किस प्रकार की सड़कें हैं, ठीक है, जो पूरे देश को कवर करती हैं। तो नेशनल एंड स्टेट हाईवेज कवर द होल कंट्री, ठीक है। तो कहता है कि राष्ट्रीय और ठीक है, नेशनल, ठीक है, देश के अंदर वाले जो हो गए नेशनल, पूरे देश में स्टेट हाईवेज जो स्टेट के अंदर होते हैं हाईवेज, हर स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। नेशनल स्टेट हाईवेज जो होते हैं ये कवर करते हैं पूरी कंट्री को। स्टेट हाईवेज हर स्टेट के बीच में बने होते हैं। नेशनल हाईवेज होते हैं कि जो बड़े शहर हैं उनको जोड़ने वाले होते हैं। कहता है कि थर्ड, हाउ आर रेलवेज एंड द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। हाउ आर रेलवेज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। तो कहता है कि रेलवे भारत की जीवन रेखा कैसे हैं, कैसे जीवन रेखा बोला जाता है रेलवे को भारत की। द रेलवेज कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। कहता है कि रेलवे भारत के सभी हिस्सों को जोड़ता है, ठीक है। 10 रेलवेज आर द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। तो कहता है कि इस प्रकार रेलवे जीवन रेखा है भारत की, ठीक है। तो भारत की जो जीवन रेखा बोल देते हैं वो उसको रेलवे को बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जो स्टेट है, मेन स्टेट है, उन सभी को जोड़ता है आपस में। तो क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 18 आ गया हमारा आगे, गवर्निंग और सेल्फ, ठीक है। गवर्निंग और सेल्फ आ गया है। सबसे पहले गेट सेट आता है हाँ जी। तो कहता है कि गिवन बिलो आर लेजिस्लेचर्स ऑफ सम कंट्रीज, रीड एंड रीड द क्लू एंड राइट द नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेशन मीन्स की विधान दिए हुए हैं, नीचे कुछ देशों के विधान दिए हुए हैं, आपने क्लू पढ़ना है और देश का नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट हो गया फेडरल असेंबली, ठीक है। क्लू देखो, क्लू को देखना है, एशिया आ गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री है ये, ठीक है। तो आंसर हमारा रशिया हो जाएगा, ठीक है। एशिया में है और संसार की सबसे क्या है लार्जेस्ट कंट्री है, तो रशिया आ जाएगा। उसके बाद कांग्रेस, तो नॉर्थ अमेरिका और डॉलर, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में आ जाती है, यहाँ पे डॉलर चलते हैं, तो ये हमारा यूएसए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ गया डाइट, एशिया में है तो यहाँ येन चलते हैं, तो ये हमारा जापान आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ आ गया नेशनल कांग्रेस, साउथ अमेरिका में आ जाती है। फुटबॉल आ गया यहाँ पे फेमस है, तो ये हमारा ब्राज़ील हो जाएगा, आंसर विल बी ब्राज़ील। उसके बाद नेशनल असेंबली, ठीक है, एशिया काबुल, तो काबुल आ गया यहाँ से, उससे हम अफगानिस्तान को आसानी से पकड़ पाएंगे, खोज पाएंगे, ठीक है। काबुल आ गया तो यह अफगानिस्तान में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आ गया है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। कहता है कि द पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर और कंट्री। तो संसद हमारे देश के लिए कानून बनाता है, यस, जो संसद ही होता है यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, तो यह ट्रू हो जाएगा। कहता है कि द राज्यसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कहता है कि राज्यसभा जो होती है ना, ठीक है, राज्यसभा संसद का निचला सदन होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है। तो थर्ड आ गया द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ और कंट्री। कहता है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रमुख हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड होता है हमारे देश का, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता है वह नहीं, राष्ट्रपति जो होता है वह हेड होता है हमारे देश का, प्रथम नागरिक भी वह होता है, हेड भी होता है, तीनों सेनाओं का हेड भी वही होता है। कहता है कि इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, यस,
तो इंडिया में बहुत तरह की मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, बहुत दलीय व्यवस्था है, ठीक है। भारत में बहुत तरह की मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे आप हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और भी बहुत सारी है, ठीक है, बसपा हो गई। A part, tick the correct answers. First, the law making body in our country is called D. Parliament. Answer will be Parliament. I am going to discuss only right answer. Second, the Lok Sabha can have a maximum of, answer will be C, 552 members. 552 members. Third, the member of Rajya Sabha are elected for a term of, answer will be C, 6 years. So, the member of Rajya Sabha are elected for the term of 6 years. So, fourth, Dr. APJ Abdul Kalam was served as the president from, answer will be B, 2002 to 2007. 2002 to 2007. Fifth, the judge of the Supreme Court are appointed by, answer will be A, president. President. हमारा आगे कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ठीक है, जो पार्लियामेंट होती है ना हमारी, उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। हम पहले तो हमारा प्रेसिडेंट हो जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है, क्लियर है। तो पार्लियामेंट हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो सेकंड आ गया, कहता है कि द लोकसभा इज आल्सो नोन एज द लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा को निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, तो लोकसभा को लोअर हाउस बोल देते हैं। तो मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ, टाइम कम लगेगा इससे। थर्ड आ गया, कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। कौन? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वह क्या होता है? सब राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। आगे आ गया फोर्थ हमारा, कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको 5 सालों के लिए चुना जाता है। फिफ्थ आ गया, कहता है कि द हाईएस्ट जुडिकल बॉडी इन अ स्टेट इज हाई कोर्ट। तो द हाईएस्ट जुडिकल बॉडीज, न्यायिक हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ किसी राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। अगर ये हम यहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट जो होती है, राज्यों में हाई कोर्ट होता है, तो उससे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, ठीक है, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो सी आ गया क्वेश्चन आंसर। कहता है कि विच प्रोविजन in the constitution help in the proper governance of the country, proper governance of the country। कहता है कि संविधान में कौन सा प्रावधान देश में सुनिश्चित शासन में मदद करता है, ठीक है। तो आंसर आ गया, कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड वन इन ईच स्टेट। तो कहता है कि जो संविधान, ठीक है, जो हमारा संविधान है ना, संविधान केंद्र में एक सरकार और प्रत्येक राज्य में एक सरकार प्रदान करता है। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि एक सरकार तो केंद्र में होगी, ठीक है, दूसरी कहाँ पे होगी? स्टेट में होगी, राज्यों में होगी। पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन क्लियरली रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, अब कहता है कि जो पावर होती है, शक्तियां होती हैं ना, जो जिसकी सेंटर के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेगी, पावर्स रहेगी, और जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके पास कौन कौन सी पावर रहेगी। तो ये साफ तौर पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें लिखा हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग ही देश हमारा चलता है। कोई भी देश है, ठीक है, उसका अपना खुद का संविधान होता है, जिसके अकॉर्डिंग वह देश चलता है।
आगे कहता है कि दिस हैज बीन डन फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कहता है कि दिस हैज बीन डन फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हाँ जी, तो यह देश के सुनिश्चित शासन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देश को सही तरीके से चलाने के लिए ऐसा किया जाता है। हाँ जी, तो सेकंड आ गया, राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। कहता है कि 3 डिफरेंस लिखने हैं आपने लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन में से लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा आर। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा में के बीच अंतर है, कौन कौन से है। देखो पहले यहाँ पे लोकसभा लिख दिया है, यहाँ पे राज्यसभा। तो इट इज, कहता है कि इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है, इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये पार्लियामेंट का उच्च सदन होता है। ठीक है, तो लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। वन डिफरेंस हो गया, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। कहता है कि इसके जो मेंबर होते हैं ना सीधा लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो इट्स मेंबर आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, तो इनके जो मेंबर होते हैं सीधा लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो थर्ड आ गया, कहता है कि दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, तो यह 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो यह 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, तो यह 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो एक लर्न कर लिया आपने इधर वाला, तो इधर वाला पॉइंट अपने आप ही उसमें चेंजेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। तो फोर्थ लिखा है देयर कैन बी ए मैक्सिमम, देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स। तो यहाँ पे कहता है कि 552 जो मेंबर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर ही हो सकते हैं। ठीक है, 250 मेंबर ही यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैंने 4 लिख दिए हैं, आपने कोई भी 3 लर्न कर लेने हैं इसमें से जो आपको आसान लगते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन थर्ड आ गया, हाउ इज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड। कहता है कि केंद्र सरकार का गठन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आ गया, देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। कहता है कि हमारे देश में कई राजनीतिक दल हैं, तो हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज हैं। ठीक है, हमने पहले देखा था कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गई, ठीक है, तो आप हो गई। ठीक है, बहुत सारी पार्टीज हैं। कहता है कि आफ्टर इलेक्शन, कहता है कि इलेक्शन के बाद, ठीक है, इलेक्शन के बाद द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वह पार्टी इलेक्शन के बाद, ठीक है, वह पार्टी जिसको सबसे अधिक सीट्स मिली होती है लोकसभा में, ठीक है, वह जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो उसी की सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है जिस पार्टी ने सबसे अधिक वोट लिए होते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ दिस पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर। कहता है कि राष्ट्रपति इस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। किसको नियुक्त करता है? इस जो पार्टी होती है, जीती हुई पार्टी होती है, उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को क्या किया, अपॉइंट कर दिया। आगे जो प्राइम मिनिस्टर होता है यूनियन कैबिनेट बना देता है। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाता है। ठीक है, द मिनिस्टर्स इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी आइदर फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा। कहता है कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल बनाते हैं ना, में मंत्री या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, दोबारा से देखो, पहले क्या होता है कि हमारे देश में कई राजनीतिक दल हैं, चुनाव के बाद लोकसभा में अधिक सीट पाने वाली जो पार्टी होती है केंद्र में सरकार बनाती है। ठीक है, राष्ट्रपति
इस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है, चुनता है। ठीक है, वो चुना तो उन्होंने ही होता है, उसको नियुक्त कर देता है कि आज से आप कार्यभार संभाल लो। तो आगे कहता है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाता है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री क्या कर देता है कि कैबिनेट बना देता है। ठीक है, जिसमें मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों या तो जो मंत्री होते हैं इसमें, या तो वो राज्यसभा के होते हैं या लोकसभा में से हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। किन्हीं को भी लेके वो मंत्रिमंडल में उनसे कोई भी कार्य उनको दे सकता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन फोर्थ आ गया, कहता है कि व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, ठीक है, हाउ इज इट फॉर्म्ड, तो ये कैसे बनती है। विधानसभा क्या है, ये कैसे बनती है। कहता है कि द बॉडी दैट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट इज कॉल्ड अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ जी, कहता है कि जो राज्य के लिए जो कानून बनाए जाते हैं ना, ठीक है, तो कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ठीक है, राज्य के लिए कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है उसको विधानसभा कहा जाता है। ठीक है, दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, तो ये 5 साल के लिए बनाई जाती है। तो विधान सभा जो होती है, ठीक है, तो ये 5 साल के लिए बनाई जाती है। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कहता है कि जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिनको हम एमएलएज भी बोल देते हैं, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वह लोगों द्वारा चुने जाते हैं। हुज आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, तो जिनकी आयु 18 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर देन 18 ईयर्स होती है, वह उनको चुनते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, तो यह भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी 5 साल के लिए बनती है और ये इसके मेंबर जो होते हैं वह भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। हाँ जी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए जुडिशरी। जुडिशरी होता है न्यायपालिका, ठीक है, जो न्यायपालिका के ऊपर हमने नोट लिखना है। कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ इंडिपेंडेंस जुडिशरी। ठीक है, तो कहता है कि भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्राविधान देता है। मीन्स कि जो हमारी न्यायपालिका होगी वह बिल्कुल स्वतंत्र होगी, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिकल बॉडी इन द कंट्री। ठीक है, तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। सबसे ऊंची देश की न्यायिक संस्था कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। इट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस, ठीक है, यह किसी भी कानूनी मामले में अंतिम निर्णय देती है। ठीक है, तो कोई भी कानूनी मामला है उसमें अंतिम निर्णय यह देती है। देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 31 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, 31 जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अत्यधिक जो होते हैं, ठीक है, अधिकतम जिसको बोल देते हैं कि 31 जो है वह जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहता है कि ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो सारे जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है, वह अपॉइंट करता है। ठीक है, तो उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। द चीफ जस्टिस इज द हाईएस्ट जुडिकल पोजीशन, तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायिक पद है। सबसे ऊंचा जो पोजीशन होती है वो चीफ जस्टिस की होती है। द हाईएस्ट कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिकल बॉडी इन स्टेट, तो जिस तरह पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसी तरह एक स्टेट की जो सबसे उच्च न्यायिक बॉडी होती है वो होता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। देयर आर लोअर कोर्ट इन एवरी स्टेट, तो हर स्टेट में लोअर कोर्ट भी होते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हर जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है। हाँ जी, डी, मनु हैज लॉस्ट ए केस इन हाई कोर्ट, हाउ एवर ही डज नॉट थिंक ऑफ इट्स एज द फाइनल जजमेंट। वाई,
ठीक है, कहता है कि मनु हाई कोर्ट में एक केस हार चुका है, हालांकि वह इसमें अंतिम निर्णय नहीं मानते हैं। क्यों नहीं वो उसका हाई कोर्ट का निर्णय नहीं मानता है? क्योंकि उसके पास क्या प्रावधान है? ठीक है, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, मनु हाई कोर्ट में एक केस हार चुका है, हालांकि वह इसमें अंतिम निर्णय नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानता? देखो आंसर आ गया, मनु नो दैट ही कैन अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मनु जानता है कि वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। इट इज द सुप्रीम कोर्ट दैट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस। तो कहता है कि यह सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ठीक है, किसी भी कानूनी मामले में अंतिम निर्णय देता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम निर्णय देता है। हाँ जी, तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। कहता है कि विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशरी इन इंडिया। तो ठीक है, तो सबसे बड़ी न्यायिक जो संस्था होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट। विच इज़ द हाईएस्ट जुडिकल बॉडी इन द स्टेट। तो स्टेट में सबसे उच्च न्यायिक बॉडी कौन सी होती है? तो वो हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो देश में, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। स्टेट जो होती है, हर स्टेट में अपना जो हाई कोर्ट सबसे उच्च न्यायिक बॉडी होती है वो होता है हाई कोर्ट होता है। इन विच सिटी इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो कौन सी सिटी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, स्थापित है? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ आ गया, कहता है कि द हु अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करता है। हु अपॉइंटेड द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस जो इंडिया का होता है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करंट जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट हमारे हैं रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, हु बिल्ट द डिजाइंड इंडियन पार्लियामेंट इन दिल्ली। तो किसने जो डिजाइन बनाया था इंडियन पार्लियामेंट का जो दिल्ली में है? हाँ जी, तो आंसर आ जाएगा एडविट लुटियर। एडविन एडविन क्या बोलेंगे इसको? एडविन लुटियन। एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट हर्बर्ट बेक। हर्बर्ट बेक, फिर से देखो, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेक ने इनका जो सारे का सारा जो था डिज़ाइन तैयार किया था इंडियन जो पार्लियामेंट है। ठीक है, तो क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 19 हमारा द यूनाइटेड नेशन आ गया। लास्ट चैप्टर है आज का, इस वीडियो का। सबसे पहले गेट सेट आ जाता है। आइडेंटिफाई द कंट्रीज फ्रॉम देयर फ्लैग। फ्लैग से कंट्री आइडेंटिफाई करनी है। राइट देयर नेम ऑन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में नाम लिखने। तो ये यूएसए का हो गया या द यूएसए, ये फ्रांस का हो गया, ये इंडिया हो गया, और ये न्यूजीलैंड का फ्लैग है। उसके बाद चेक पॉइंट आ जाता है हमारा। तो फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है। कहता है कि द नेम यूनाइटेड नेशन वाज गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ठीक है, तो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का नाम फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने दिया था। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र का नाम जो था ना, ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने दिया था। तो 51 कंट्रीज साइंड द यूएनओ चार्टर इन 1945। तो जब यूएनओ बना था ना, तो 51 कंट्रीज जो थी उन्होंने साइन किए थे इसके चार्टर के ऊपर। द मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन इज द जनरल असेंबली। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग महासभा होता है। जनरल असेंबली मीन्स महासभा। तो फोर्थ आ गया, कहते हैं कि देयर आर 5 मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट। तो सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं। ठीक है, जो स्थायी है। ठीक है, परमानेंट सदस्य जिनको बोल देते हैं वह हैं इनके। तो आगे ये पार्ट आ गया, टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला है द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो था वह सेकेंड जो वर्ल्ड वार थी ना
उसके बाद इसका गठन हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था। इन द जनरल असेंबली ईच मेंबर्स कंट्री हैज वन वोट। तो कहता है कि जनरल असेंबली में ना, महासभा में, प्रत्येक सदस्य देश के पास एक वोट होता है। क्लियर है। थर्ड आ गया, कहता है कि द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट्स। ठीक है, तो आंसर विल बी, तो सेक्रेटरीट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, आगे कहता है कि मैनी सोशल वेलफेयर एजेंसीज वर्क थ्रू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो ये देखो सोशल यहाँ पे आ गया है, तो सोशल ही आंसर में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैच कर लेना, यहाँ पे सोशल वहाँ पे है, सोशल ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैच करके आप इसको सॉल्व कर लेना। कई सामाजिक कल्याणिक एजेंसियां के माध्यम से काम करती है, समाज के कल्याण के लिए। ठीक है, एजेंसी के रूप में काम करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोल देते हैं। हाँ जी, तो आगे आ गया, रीड द क्लू, राइट द नेम ऑफ यूएन एजेंसीज का नाम लिखना है अपने क्लू को रीड करके। तो मैं सॉल्व कर दिया है। कहता है कि फाइट हंगर, रिमूव हंगर। ठीक है, तो ये FAO आ जाएगा आपका हमारा। ठीक है, इसका आंसर FAO है, जिसकी फुल फॉर्म है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म आप ये लिख सकते हो। ठीक है, FAO लिख सकते हो, यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। तो अगर आप फुल फॉर्म आपको लर्न है तो साथ में फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हो। तो एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए शिक्षा, तो ये यूनेस्को आ जाता है। ठीक है, यूनेस्को आ गया इसमें। मीनिंग हो गया द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद थर्ड आ गया राइट वर्क राइट वेजेस, राइट वर्क राइट वेजेस, तो ILO आ गया इसका मीनिंग। ठीक है, ILO ये एजेंसी आ जाती है इसकी। तो फुल फॉर्म हो गई द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये लेबर की ऑर्गेनाइजेशन होती, संस्था होती है कि जो सभी लोग हैं उनको 8 और काम करना चाहिए, उनको सारे उनकी जो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह मिलनी चाहिए, इस सारा ये इसने देखना होता है। तो हेल्दी पीपल हेल्दी वर्ल्ड। ठीक है, हेल्दी पीपल हेल्दी वर्ल्ड, तो ये WHO आ गया। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सी। तो कहता है कि व्हेन एंड वाई वाज द यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड। तो संयुक्त राष्ट्र का गठन कब और क्यों किया गया। कहता है कि आंसर द सेकेंड वर्ल्ड वार कॉज्ड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रक्शन होता है विनाश तबाही, इन द वर्ल्ड, द कंट्रीज प्रेयर्ड एंड होप्ड फॉर वर्ल्ड पीस। तो कहता है कि दूसरे विश्व युद्ध की ने दुनिया में बड़े पैमाने पर विनाश किया, देशों ने प्रार्थना की, जो सारे देश देश थे ना, उन्होंने प्रार्थना की और विश्व शांति की आस की। ठीक है, प्रार्थना की, विश्व शांति की आस की कि अब देशों में शांति आनी चाहिए। कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स होता है प्रतिनिधि ऑफ 51 कंट्रीज मेट एट सैन फ्रांसिस्को इन USA ऑन 24 अक्टूबर। ठीक है, तो अब क्या हुआ 1945 एंड साइंड ए चार्टर। तो कहता है कि 51 देशों के जो कंट्री के प्रतिनिधि थे ना, वो मिले सैन फ्रांसिस्को में USA में जो है 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, 1945 में, एंड उन्होंने एक चार्टर साइन किया। ठीक है, दिस चार्टर क्रिएट ए न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी चार्टर ने एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की, कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, UNO। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ UNO। कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है UNO की। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द UNO मीन्स कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों के बारे में हमने बताना है। ठीक है,
कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएनओ यूनाइटेड नेशन आर एज फॉलो। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं। ठीक है, तो यूएनओ भी लिख सकते हो, यूनाइटेड नेशन लिख दिया है यहाँ पे, फुल फॉर्म लिखती है, तो आप यूएनओ भी लिख सकते हो। फर्स्ट आ गया टू प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड, टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग नेशंस। ठीक है, तो राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की, ठीक है, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, जो लोग हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना, तो ये भी इसी में आ जाता है, मानव अधिकारों की रक्षा करना जिसको बोल सकते हैं। हाँ जी, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन, तो यूएनओ की अचीवमेंट कौन सी है। ठीक है, प्राप्तियां जिसको बोलते नहीं, या उपलब्धियां कह सकते हैं। कहता है कि द अचीवमेंट ऑफ यूएनओ आर, तो ठीक है, यूएन की जो अचीवमेंट है वो कौन कौन सी है, वह है नंबर 1 है द यूएन हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कहता है कि यूएनओ दुनिया में शांति बनाए रखने में बहुत सफल रहा है। इट हैज़ बीन एबल टू सॉल्व मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ठीक है, कहता है कि यह कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में सक्षम रहा है। ठीक है, बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको इसने सॉल्व किया है। इट हैज प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम ग्रोइंग इनटू ए मेजर वार। ठीक है, तो कहता है कि इसने संघर्षों को मुख्य युद्ध में बनने से रोका है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या किया है, इन्हें प्रिवेंट कर दिया है कि छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं देशों के बीच में, दो देशों के बीच में, उसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ताकि आगे जाके फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार की तरह कोई वर्ल्ड वार ना हो। इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, कहता है कि यह शांति अभियानों में भी शामिल है, कई तरह के शांति अभियान करता है, जहाँ पे कोई भूकंप आ गया कहीं पे, कोई वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचानी। ठीक है, ये सारे काम भी ये करता है। कहता है कि द यूएन मेक्स एफर्ट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विनाशकारी हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है। जैसे सभी के पास एटम बम आ गए हैं, तो उनको रोकने का प्रयास भी यही करता है कि कोई वर्ल्ड वार ना हो जाए। कहता है कि टुडे वी लिव इन अ बेटर वर्ल्ड लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द यूएन। कहता है कि आज हम संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के कारण बड़े पैमाने पर एक बेहतर दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, अगर यूएनओ ना होता तो कोई ना कोई लड़ाई होती रहती, फिर वर्ल्ड वार लगने के चांस हो जाते, जिस तरह फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार हुई है। तो फोर्थ आ गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज एसोसिएशन विद द यूएन। ठीक है, तो यह कहता है कि यूएनओ के साथ भारत के सहयोग पर एक नोट लिखना है, आपने संक्षिप्त नोट लिखना है। कहता है कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द यूएनओ। तो कहता है कि भारत यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ यूएन। ठीक है, तो कहता है कि इसने सक्रिय रूप में इसमें यूएनओ के प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, सारी की सारी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है इसने, एक एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, शामिल है और बहुत सारी एक्टिविटी में हिस्सा लेता है। सच जैसे कि इंडिया हैज़ गिवन फुल सपोर्ट टू द पीस कीपिंग एफर्ट ऑफ द यूएन। ठीक है, तो यूएनओ के शांति प्रयासों के लिए भारत ने पूरा समर्थन दिया है। तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, कहता है कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हैज बीन सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड
टू रीस्टोर पीस। कहता है कि भारतीय शांति सैनिक को शांति बहाल करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। यहाँ से भारतीय फौज जाती है वहां पे शांति स्थापित करने के लिए जहां पे कोई प्रॉब्लम होती है। इंडिया हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिलीफ ऑपरेशन ऑफ द यूएन एजेंसीज। कहता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, मीन्स एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया है। थिंक एंड आंसर। कहता है कि विच एजेंसी ऑफ द यूएन वुड बी वर्किंग व्हेन। ठीक है, तो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी कब काम कर रही है होगी। कहता है कि जैसे, कहता है कि देयर इज अ सिवियर फेमन इन अ कंट्री। फेमन होता है सूखा पड़ना, अकाल पड़ना जिसको बोल देते हैं, अकाल पड़ना। ठीक है, जब खाने की कमी हो जाती है तो तब कौन सी एजेंसी काम करती है, एफएओ, द एफएओ। ठीक है, उसके बाद मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर लेइंग निगलेक्टेड इन अ कंट्री एंड हैव टू बी प्रिजर्व्ड। कहता है कई ऐतिहासिक स्मारक एक देश में उपेक्षित पड़े होते हैं। ठीक है, होना, ठीक है, उनको संरक्षित कौन करता है, तो कोई जैसे यूनेस्को है। ठीक है, आंसर इसका यूनेस्को होगा। यूनेस्को क्या करता है कि जैसे कोई पुरानी इमारतें हैं, ठीक है, उसको वैश्विक धरोहर घोषित कर देता है कि ये अब संसार की धरोहर है। आपको इसको, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष निकले, जैसे वो हमारा ताजमहल है, उसको यूनेस्को ने ठीक है इंटरनेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ताकि इसके कोई भी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको तोड़फोड़ नहीं कर सकती उनके पूछे बिना। ठीक है, अनुमति के बिना उसको खत्म नहीं कर सकती। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूएनओ फॉर्म्ड। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था, बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ की परमानेंट मेंबर कौन सी कितनी कंट्री है, तो 5 कंट्रीज हैं। व्हाट आर द 5 परमानेंट यूएन मेंबर्स। तो यूएन के परमानेंट मेंबर 5 कौन से हैं, द 5 परमानेंट मेंबर्स आर, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम और यूके। ठीक है, तो ये 5 जो है उसके परमानेंट मेंबर है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।